दोस्तों नमस्कार। देखिए EHI 01 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले। यदि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसका उत्तर सही लिख सकते हैं यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तब। देखिए EHI 01 जो कि है इतिहास आधुनिक भारत 1857 से 1964 के बीच के भारत में क्या क्या गठित हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देख के जाते हैं तो यदि शायद ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको बना के आइएगा यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तब। देखिए इस वीडियो में आपको बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 के बीच में चला है। इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये कहाँ शुरू हुआ, इसको विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या प्रतिक्रिया आई और सभी का क्या योगदान रहा और इसको वापस कैसे लिया गया, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। ये प्रश्न आपको यदि आता है एग्ज़ाम में तो 20 नंबर में यदि पूछा जाएगा तो सिर्फ आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 20 नंबर आ जाएगा। आइए देखते हैं सब वीडियो। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आए वीडियो। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी से 1934 के बीच में चला है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि मतलब कि कोई भी आंदोलन स्टार्ट होता है तो उसका कोई पृष्ठभूमि होता है। पहले से जनता के मन में उस सरकार के लिए एक भ्रास रहता है जिसको वो आंदोलन में दिखने लगता है। देखिए उसका पृष्ठभूमि क्या था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन का एकाएक बंद कर देना। वहाँ से भी वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम उसके वहाँ उसकी मतलब कांग्रेस पार्टी की जितनी संख्या थी 1920-21 में वह संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी क्योंकि असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिए थे गांधी जी ने। देखिए असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था। फरवरी में जो 1922 चौरी चौरा कांड जो हुआ था, पुलिस स्टेशन पर जिसको जला दिया गया था थाना को, जिस कारण गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि वो कहा था उनका कारण वजह था कि यह अहिंसा हो गया था, इस आंदोलन में हिंसक हो गया था इस आंदोलन में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। देखिए यहाँ आंदोलन वापस लेने से कांग्रेस को बड़ा घाटा हुआ था जो कि इसका उस टाइम जो था इसका लगभग 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख संख्या थी कांग्रेस पार्टी की सहयोग कर रहे थे। 1.5 लाख जनता उसका सहयोग कर रही थी मगर धीरे धीरे 1930 आते आते ये लगभग आधी हो गई थी। 50 लाख के आसपास 50,000 के आसपास इसकी संख्या हो गई थी। ठीक है, इसका दुष्परिभाव मतलब परिणाम पड़ा था असहयोग आंदोलन का कांग्रेस के अंदर। देखिए दूसरा क्या था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन जो भारत में आया था, ब्रिटिश सरकार लाई थी, उसका बहिष्कार लोगों ने बढ़ चढ़ के इसका बहिष्कार किया था। इसमें क्या था कि बिना कुछ किए कार्रवाई किए आप किसी को गिरफ्तार कर सकते, ढेर सारा इसमें था, इसका बहिष्कार किया था। इस वजह से भी लोगों के मन में अंग्रेज के प्रति भड़ास थी। तीसरा क्या है, बम्बई और कलकत्ता में जुझारू कम्युनिस्टों के द्वारा चलाया गया मजदूर आंदोलन जिसने भारतीय व्यापारियों, अंग्रेज अफसरों तथा पूंजीपतियों सभी को भयभीत कर दिया था। ये कम्युनिस्टों के द्वारा जो चलाया गया था मजदूर आंदोलन, इससे भारतीय व्यापारी, अंग्रेज अफसरों और पूंजीपतियों को भयभीत कर दिया था। देखिए तीसरा क्या है, आगे क्या है, किसान आंदोलन। खासकर 1928 में गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगान के खिलाफ। देखिए किसान आंदोलन जो हुआ था 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, वो लगान से संबंधित था। वहाँ लगान ज़्यादा वसूला जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिस कारण वहाँ पे किसान आंदोलन भड़का था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। इसमें ढेर सारा महिला भी सम्मिलित हुई थी। देखिए ये था इसका पृष्ठभूमि स्टार्ट होने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट होने का। आइए देखते हैं इसका ये कब स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के बीच में स्टार्ट हुआ था। जो कहना था, गांधी जी के प्रयास था कि 11 सूत्र की
11 सूत्र की पेश की, परंतु लॉर्ड इरविन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्र सब पेश की थी, मगर इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया। फिर आगे भी गए, वहाँ से भी गांधी जी को मतलब लौटा दिया गया। तो 11 सूत्र में क्या क्या था वो आपको बताते हैं। देखिए 11 सूत्र में था कि रुपये की विनिमय दर घटाकर सीलिंग में 4 पेश करना, पहला था ये। दूसरा था कि भूमि पर जो 50% से ज़्यादा लगान लिया जाता है 50% कम कर देना, लगान पे जितना लिया जाता है उसका 50% आप कम कर दीजिए। मतलब कि यदि 25% लगान लिया जाता है तो इसका 50% यानी कि 12.5% लगान कर दिया जाए भूमि का। और तीसरा क्या था कि नमक कानून को एकाधिकार समाप्त कर देना चाहिए। यदि ब्रिटिश सरकार इसको बना रही है तो एकाधिकार समाप्त करके सभी लोगों नमक का प्रयोग खुद बना के कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, सर्वोच्च श्रेणी की सेवाओं का वेतन घटा देना, जो उच्च पद पे है उसका वेतन को घटा के आधा कर देना था। उसके बाद सेना खर्च पर 50% कम कर देना, ये 11 सूत्र का कुछ था। और आगे था कि भारतीय कपड़ा उद्योग और जहाज रानी उद्योगों में संरक्षण दिया जाना चाहिए भारतीयों को, भारत भी नौ सब बना सके। सभी राजनीतिक कैदियों को, जितना भी राजनीतिक कैदी जो साइमन कमीशन में गिरफ्तार हुए थे या असहयोग आंदोलन में जो भी कैदी गिरफ्तार हुए थे, उन सबको रिहा करने का ये 11 सूत्र पेश किया था लॉर्ड इरविन के सामने। इरविन ने इन्हें सीधा अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने आगे भी गए तो वहाँ से भी उनको निराशा ही हाथ लगी। तब गांधी जी ने वहाँ के जो लॉर्ड थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी, उसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने की चेतावनी दी थी। आइए देखते हैं आगे कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था। इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। देखते हैं इसको विस्तार से कि कैसे स्टार्ट हुआ, इसका क्या क्या रहा है, सभी चीज़ों की जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ था। गांधी जी ने निर्णय लिया 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर गांधी और अनुयायी ने नमक कानून को तोड़ा था। 78 अनुयायी के साथ ये गए थे, 78 याद रखिएगा, ये 78 अनुयायी के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चल के जहाँ पे नमक बनाया जाता था दांडी समुद्री तट तक यात्रा शुरू कर दी। और बीच में जितना भी टाइम लगा जाने में, वहाँ पे ढेर सारा महिला, युवक, बूढ़ा सभी का सहयोग मिला था इस आंदोलन में। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने कानून, जो नमक का कानून था, उसको तोड़ के सबके लिए बनाया गया, मतलब किया। देखिए इस कार्यक्रम का, इस आंदोलन का कार्यक्रम था, ये देखते हैं। देखिए हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, मतलब जितना भी जगह नमक बनाया जाए उस कानून का उल्लंघन करना था। दूसरा था विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ने चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा देना चाहिए, इस आंदोलन का उद्देश्य था। विदेशी कपड़ों का जलाया जाना चाहिए, विदेश से जो कपड़ा आयात किया जाता था भारत में उसको जला दिया, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। सरकार को कई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए, मतलब टैक्स जो है सरकार को दिया जाता था उस टाइम, वो टैक्स को बंद करना चाहिए। औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए इत्यादि। देखिए औरतों को, ये जो था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। औरतों को जो है शराब की दुकान पे इसलिए बैठाया जाता था कि जो भी जेंट्स जाते थे वहाँ पे तो औरत को मतलब उसकी किसी की बहन होती थी, किसी की पत्नी होती थी, ये देखकर वो शराब लेना बंद कर दिए थे। इस कारण इसमें सरकार को काफ़ी घाटा हुआ था इस आंदोलन के शुरू होने से। देखिए शुरू में लगा कि यह एक नमक कानून आंदोलन है। शुरू में सबको लगा कि यह एक सिर्फ नमक कानून है, परंतु शीघ्र ही घटनाओं ने इस चयन को व्यापक प्रभाव का उजागर कर दिया। जो व्यापक प्रभाव था, ये सब जो हम बताएं ऊपर में ये लाइन, तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ नमक कानून ही नहीं था, ये पूरा व्यापक था। गांधी जी ने हर तरीके से इस आंदोलन को शुरुआत करने का निर्णय लिया था। देखिए नमक इसलिए लिया था कि
हर लोगों का एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, इसलिए यहाँ नमक को कानून तोड़ के हर चीज़ को इसमें मिला के चला गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आइए देखते हैं आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, मतलब आंदोलन लोगों तक कैसे पहुंचा कि यह आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, पुलिस और निम्न स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के सामाजिक बहिष्कार से अनेकों इस्तीफे दिए गए। अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से चलाया गया दमन चक्र इस बात का प्रतीक था कि अंग्रेज खतरे की गंभीरता को अच्छी तरह समझ गए थे। जैसे कि पत्रकार वेब मिलर, जो कि एक अमेरिका के पत्रकार थे, उस टाइम भारत में रिपोर्टिंग कर रहे थे, वेब मिलर ने लिखा है, सत्याग्रहियों मतलब जो इसमें आंदोलन में शामिल थे को निर्दया से मारा पीटा गया, जबकि उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। मतलब वेब मिलर ने अपने लेख में लिखा कि जो भी आंदोलन के सपोर्टर थे उनको भारी मतलब निर्दया से, क्रूरता से मारा पीटा गया। मारने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया, प्रतिरोध तक नहीं किया था सही मतलब सत्याग्रहियों ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, यह सहानुभूति शीघ्र ही सहभागिता में बदल गई, जिसने आंदोलन को अब तक के कांग्रेस संगठन और प्रसार के सीधे ही सहभागिता में बदल गई, जिसने आंदोलन को अब तक के कांग्रेस संगठन और प्रसार के सीधे प्रभाव की संकीर्ण सीमा से कहीं अधिक फैला दिया था। कांग्रेस को लगा नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने से कांग्रेस के ढेर सारा आदमी कांग्रेस पार्टी छोड़ के अन्य गुट में शामिल हो गए थे। परंतु जब उनको लगा कि देखिए, एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्रूरतापूर्वक अभियान चलाया था। जब लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो एकाएक यह प्रसार हो गया था पूरा भारत में, और सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए गठित हो गए थे। आइए देखते हैं इस आंदोलन के बारे में और कैसे प्रसार। जब नमक सत्याग्रह अपनी चरम सीमा पर था, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाहर या इसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने वाली 3 प्रमुख विस्फोट घटनाओं के कारण अंग्रेज चौकन्ने हो गए थे। जब यह आंदोलन चल रहा था, इसी टाइम 3 विस्फोट घटनाएं हुई थी, जो अंग्रेज भी इस घटनाएं से चकित हो गए थे कि ये क्या हो गया। आइए वो भी देखते हैं। 3 घटनाएं कौन कौन सी थी। देखिए, 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के क्रांतिकारियों ने चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जा करके और 22 अप्रैल को जलालाबाद की पहाड़ियों पर जमकर लड़ाई करके आतंकवादी आंदोलन के इतिहास में अत्यधिक शक्तिशाली और वीरोचित युग का शुभारंभ किया था। देखिए, चिटगांव में जो शस्त्रागार था इस पे कब्जा कर लिया बंगाल के क्रांतिकारी ने, और 22 अप्रैल जलालाबाद की पहाड़ी पे जम के लड़ाई किया था। किससे किया था? ये किया था अंग्रेज़ों से। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद 1930 में 56 घटनाओं के साथ 1919 से 1929 के बीच में था। 56 घटना जो था 1930 तक में 56 घटना, पर आगे के दशक में 47 घटना की तुलना में समूचे सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ चला। चिटगांव घटना के नेता सूर्य सेन 1933 तक गांव में भूमिगत रहने में सफल हुए। भूमिगत मतलब भूमि से जुड़ा हुआ जो भी नियम आता था उसको अच्छा नहीं, उसका मतलब विरोध करने के लिए सूर्य सेन 1933 तक गांव के भूमिगत रहने पर सफल रहा था। वहाँ से वो आंदोलन कर रहे थे और वहाँ किसानों की सहानुभूति का एक नया रूप देखने को मिला। शिक्षित मध्यम वर्ग के सिर्फ युवा हिंदुओं के कहे जाने वाले आंदोलन में पहली बार मुसलमान भी शामिल हुए थे। इस आंदोलन में खास तौर से क्या क्या हुआ था? मुसलमान और औरतें इसमें शामिल हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आइए देखते हैं आगे। देखिए हुआ क्या था। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फर खान को गिरफ्तारी ने एक व्यापक लहर फैलाई और गढ़वाल राइफल की टोली ने मुसलमान भीड़ का सामना करते हुए हिंदू सिपाहियों ने गोली चलाने से मना कर दिया। देखिए, 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को खान अब्दुल गफ्फर खान जब गिरफ्तार किया गया था, ब्रिटिश शासन ने उसको गिरफ्तार किया था, तब ये देखिए
मुसलमान का वहाँ पे एक लहर अंग्रेज़ों के खिलाफ फैला हुआ था, और वहाँ गढ़वाल, ये गढ़वाल राइफल्स जो जिसमें सिर्फ हिंदू सिपाही थे, उनको कहा गया था कि आप इस पर गोली चलाइए। उसने गोली चलाने से मना कर दिया था। इससे अंग्रेज़ पूरी तरीक़ा से चौकन्ना हो गए थे, अचंभित हो गए थे, ये क्या हो गया। यह देशभक्तिपूर्ण आत्म बलिदान, अहिंसा और सांप्रदायिक एकता की एक ऐसी मिसाल है जो अच्छी तरह याद रखने के काबिल है। इसको आप अच्छे से याद रख सकते। संप्रदाय मतलब हिंदू मुस्लिम तभी एक तरह से माना जा सकता है। गांधी जी का एक प्रयास था कि सबको साथ लेके इस आंदोलन में आना है, जिसमें औरतें भी शामिल हुई थी और मुसलमान भी शामिल हुए थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्या था पॉइंट, महाराष्ट्र के औद्योगिक शहर सोलापुर में मई 1930 के शुरू में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई। मानसून के आने से गैरकानूनी नमक बनाना मुश्किल हो गया और कांग्रेस ने जनसंघर्ष के अन्य तरीकों को अपनाया था, जिससे भी अंग्रेज चौकन्ना हो गए थे। इस आंदोलन के बीच में ये सब चीज़ 3 घटनाएं हो गई थी। देखिए शराब की दुकानों, पुलिस चौकियों और सरकारी भवनों पर हमले हुए। इस आंदोलन की जैसे ही स्टार्ट हुआ था, शराब की दुकान पे, पुलिस चौकियों पे और सरकारी भवनों पे हमला किया गया था। वहाँ मतलब ये भी एक हिंसा की ओर बढ़ रहा था, मगर इसको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे थे गांधी जी, ताकि ये मतलब हिंसा ना हो इस आंदोलन में। यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए समांतर सरकार जैसी स्थिति भी रह गई। समांतर सरकार मतलब कि ब्रिटिश शासन के समांतर सरकार जो भारत पे रूल कर सके। आइए देखते हैं कि विभिन्न समुदायों की क्या प्रतिक्रिया रही। इसमें जो भारत में विभिन्न तरह के समुदाय हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, गरीब, अमीर, इसका क्या प्रतिक्रिया रही इस आंदोलन में, उसको जानते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन की तुलना में 1930 में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन गांधीवादी राष्ट्रवाद को कम था। मतलब असहयोग आंदोलन में जिस तरह से बुद्धिजीवी और शहरी बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल हुए थे, उस टाइप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसका समर्थन कम था। इसी तरह वकीलों के वकालत छोड़ने या विद्यार्थियों के सरकारी संस्थानों को छोड़ राष्ट्रीय विद्यालयों में दाखिल लेने की घटनाएं गिनी चुनी थी। मतलब गांधी जी ने आह्वान किया था कि वकील अपनी वकालत छोड़े और विद्यार्थी को सरकारी संस्थानों को से पीछे हटना चाहिए। ये घटनाएं बहुत गिनी चुनी ही दिखाई पड़ती है इस आंदोलन में। देखिए बंगाल में जुझारू शहरी शिक्षित युवा वर्ग क्रांतिकारी आतंकवाद से अधिक आकर्षित होने की ओर प्रवृत्त था। वहाँ आतंकवाद से अधिक, आतंकवाद मतलब वहाँ पे हुआ कि बंगाल में वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ रहे थे क्रांतिकारी, उसको आतंकवाद कहा जाता था। उससे ज़्यादा बंगाल के लोग जुड़ रहे थे। उत्तरी भारत के शहरों में थोड़े समय के लिए भगत सिंह की लोकप्रियता स्वयं गांधी जी के बराबर थी। उत्तरी भारत में जो ऊपर में था, ऊपर में भारत, यहाँ पर भगत सिंह को ज़्यादा मान रहे थे, यानी कि गांधी के बराबर माना जाता था। देखिए 1919 से 22 की तुलना में राष्ट्रवाद का सबसे अधिक प्रत्यक्ष कमज़ोर पक्ष था मुसलमानों की हिस्सेदारी, जो बादशाह खान के नेतृत्व वाली उत्तर पश्चिमी प्रांतों के, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, खुदाई खिदमतगारों के संगठन और दिल्ली जैसी जगहों को छोड़कर समग्र रूप में कम रही। मतलब कि जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी मतलब ज़्यादा प्रभाव था, वहां पे इस आंदोलन का गिना चुना ही रूप देखा जा रहा था। जो उत्तरी, देखिए दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी प्रांतों पे कुछ जगहों पे यह आंदोलन का प्रभाव देखा जा रहा था। उदाहरण के लिए इलाहाबाद में 1930 और 1933 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन ने 679 कैदियों में से सिर्फ 9 ही मुसलमान थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इलाहाबाद के क्षेत्र में जो 1930 से 1933 के बीच में चला, उसमें 679 कैदियों में सिर्फ 9 ही मुसलमान थे। असहयोग आंदोलन के विपरीत इससे पता चलता है कि इसमें मुसलमानों की भागीदारी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन के विपरीत
सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कोई प्रमुख मजदूर आंदोलन नहीं उभरा था। जिस टाइप से असहयोग आंदोलन के समय में ढेर सारा किसान विद्रोह निकला था, उस टाइप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में कोई भी प्रमुख किसान विद्रोह नहीं हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक अपूर्व और विलक्षण विशिष्टता औरतें की व्यापक हिस्सेदारी थी। जो हमको बताया कि इस आंदोलन में पहली बार औरतों ने भाग लिया था और मुसलमानों ने भी इसका साथ दिया था इस आंदोलन में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हाल ही में हुए अनेकों क्षेत्रीय अध्ययनों के फलस्वरूप रोचक विभिन्नताएं और अंदरूनी बेचैनी प्रकाश में आई है। जैसे गुजरात, खासकर खेरा जिला, सूरत का बारदोली तालुका, अहमदाबाद और बम्बई शहर का गुजराती व्यापारिक और व्यावसायिक समुदाय, ये ऐसे क्षेत्र थे जो गांधीवादी सत्याग्रह के माध्यम से संयत और संगठित किए गए थे। इन क्षेत्रों में गांधी जी का काफ़ी प्रभाव था। कोई भी आंदोलन स्टार्ट होता था तो सारे मिलकर इस आंदोलन में सहभागी बनते थे। गांधी जी की नीतियां खेरा और बारदोली के पट्टीदार जैसे किसानों के हितों के साथ मेल खाती थी, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी। स्थानीय कार्यकर्ता यह प्रचार कर रहे थे कि ज़मीन भगवान की देन है। जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वहाँ के, उनका कहना था कि ज़मीन जो है भगवान की देन है, इसके मालिक केवल ज़मींदार ही नहीं बल्कि वहाँ के किसान भी हैं, उनका कहना था। देखिए, आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था, कुछ चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, आंदोलन में पहला में जब नमक बना के दांडी में जब नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया था, उसी टाइम से जो प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, गांधी जी जो भी हुए, उन सारे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू से ही कमज़ोर होता चला गया। बाद में 14 फरवरी गांधी जी और इरविन का मुलाकात हुआ दिल्ली में और 5 मार्च को निष्कर्ष निकल के आया, यह आंदोलन को वापस लेना है। देखिए, आंदोलन का वापस लेना क्या हुआ था। गांधी जी 14 फरवरी 1931 को इरविन के साथ बातचीत शुरू की, जिसका परिणाम 5 मार्च को दिल्ली समझौते के रूप में सामने आया। यह समझौता गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन जो वापस लिया गया था तो गांधी इरविन समझौते के तहत वापस लिया गया था। इस समझौते में कई प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए, इस समझौते में क्या क्या हुआ था। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुए करार पर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आगे विचार विमर्श किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कारगर ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेगी, मतलब अंग्रेज का कहना था। विदेशी माल का बहिष्कार भी तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में लागू अध्यादेशों को वापस लेने के लिए राजी हो गई। यह भी तय हुआ कि जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का कोई आरोप नहीं था उन्हें रिहा किया जाएगा और जो जुर्माने वसूल नहीं किए गए उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। आंदोलन के कारण जिन्हें नुकसान पहुंचा था उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। 5वां क्या था, सरकार नमक कानून से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को न तो माफ़ करेगी और न ही कानून में संशोधन करेगी। तथापि सरकार ने समुद्र तट के निर्देशित क्षेत्रों के भीतर रहने वाले लोगों को नमक इकट्ठा करने और बनाने की अनुमति दे दी थी। ठीक, देखिए ये होने के बाद, गांधी इरविन समझौते होने के बाद भी 1931-32 में यह आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ था। मगर वहाँ पे हुआ क्या था, सरकार ने अपना दमनकारी नीति थ्रू लगभग 1 से 1.5 लाख कैदी, मतलब जो भी आंदोलनकारी कर रहे थे सभी को मतलब कैद कर दिया था, जिसके कारण यह आंदोलन ज़्यादा विस्फोट नहीं हुआ था आगे चल के। वहाँ पे ज़्यादा ये आंदोलन की वापस लेना गांधी इरविन समझौता के थ्रू ही वापस लिया गया था। आगे जो हुआ था वहाँ पे क्रूरतापूर्वक ब्रिटिश सरकार ने इसको दबा दिया गया था। देखिए, इसमें एक पॉइंट हम छूट गए हैं, उसको बताते हैं। नहीं, विश्लेषण कर दिए हैं उस चीज़ का। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आपको पूछा जाएगा तो 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 20 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। यदि आएगा तो आप बना ही लीजिएगा इस क्वेश्चन। एक बार नहीं समझ में फिर से देखिए,
एक बार नहीं तो दूसरी बार में ज़रूर समझ जाइएगा। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ आप लोग, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें यह असहयोग आंदोलन के बारे में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।